नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं 25-25 क्वेश्चन करके, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन या फ्रेजर? तो किसने किया था? देखिए, जो परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, ठीक है, यानी कि पैट्रियल जो आपका हायरार्की है, वो किसने प्रारंभ की थी? वो आपकी क्या था प्रतिपादित? सर हेनरी मैन ने। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। आपसे कह रहा है कि आपको 4 जोड़े दिए हुए हैं, जिनमें से 3 सही है और कोई एक गलत है। आपको उसी गलत वाले की पहचान करनी है। देखिए, गोत्र का मतलब है काल्पनिक पूर्वजों के वंशज, ठीक है, ये भी आपका सही है। वंश, जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, ये भी आपका सही है। परिवार, द्विपक्षीय नातेदारी समूह। द्विपक्षीय का मतलब है एक पक्ष माता का और एक पक्ष पिता का, यानी कि मातृपक्ष और पितृपक्ष, ठीक है, ये भी सही। लेकिन कुल का मतलब एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं होता है। देखिए, क्या है आपका, ये कथन गलत है, क्योंकि कुल एक ऐसा समूह होता है जिसके जो सदस्य हैं वो आपस में रक्त संबंधी हों और जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हों, वो क्या है? वो कुल होता है, ना कि एक बड़ा संयुक्त परिवार। कुल का मतलब फिर से देख लीजिए, कुल का मतलब होता है ऐसा समूह जिसके सदस्य आपस में रक्त संबंधी हों, जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दाएं भाग का सिद्धांत, सपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम या प्रवर का नियम? तो कौन सा है इसमें से? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिताक्षरा का नियम, ठीक है। देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। देखिए, फिर से देख लीजिए, जो हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून है, उसको लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहली है दाएं भाग, जो कि बंगाल और असम में लागू है, और दूसरी है आपकी, देखिए, और दूसरा पक्ष उसका क्या है? दूसरा पक्ष है उसका मिताक्षरा। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून है, उसको मुख्य 2 मान्यताओं के रूप में माना जाता है। पहला दाएं भाग और दूसरा मिताक्षरा। देखिए, दाएं भाग क्या है? दाएं भाग, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दाएं भाग है आपका, ये बंगाल और असम में लागू है, और जो मिताक्षरा है ये आपका शेष भारत में लागू है। देखिए, जो दाएं भाग है ये जिमूत वाहनकृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जबकि जो मिताक्षरा है ये क्या है? मिताक्षरा याज्ञवल्क स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा जो है आपकी याज्ञवल्क स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। देखिए, मिताक्षरा के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। वर्ष 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी अधिकार दे दिया गया। देखिए, इस 2005 के पहले तक क्या था? जो संपत्ति का अधिकार है ये लड़कियों को नहीं था, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, तो जो उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा वो सिर्फ उनके दोनों पुत्रों में होगा। लेकिन 2005 के इस कानून के बाद से ये हो गया कि अगर पिता है, उसकी 4 संतानें हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चारों में जो संपत्ति है उसका बंटवारा समान रूप से होगा, बराबर बराबर, ठीक है। यही क्या आपका मिताक्षरा का नियम है। इसका करंट अफेयर ये है क्या कि 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ था, और उसके बाद से अब यह अधिकार लड़कियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्याख्या की है? DN धनाग्रे, IP देसाई, इरावती कर्वे या AM शाह? किसने की है? तो ये देखिए, आपका जहां पर भी नातेदारी आएगा ना, तो जो नातेदारी को सबसे प्रमुखता से अध्ययन किया है, ये किया है इरावती कर्वे ने, ठीक है।
देखिए, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है। इस संबंध में उनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है वो है भारत में नातेदारी संगठन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस बुक में विशेषता थे, किस पुस्तक में विशेषता से इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्याख्या की है। तो पुस्तक का नाम है आपका भारत में नातेदारी संगठन, ठीक है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और ये किताब आई थी आपकी 1953 में, 1953 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इरावती कर्वे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? 376, 377, 487 या 497? तो कौन सी है ये आपकी संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी 377 यानी कि 377। देखिए LGBT का मतलब क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये LGBT का फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके संबंध में जो धारा है वो कौन सी है? वो है 377, ठीक। देखिए 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। देखिए अब से पहले तक क्या था, 2018 से पहले तक क्या था कि दो सेम मतलब जेंडर के लोग आपस में किसी उसमें नहीं रह सकते थे, ठीक है। लेकिन 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने एक डिसीजन दिया कि जो मतलब ये जो समलैंगिकता है ये अपराध नहीं है, इसको अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? अल्पसंख्यक यानी कि कौन? आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इनके जो हित के संरक्षण की चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है आपसे पूछ रहा है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32? तो कौन सा करता है? देखिए इसमें जो अनुच्छेद 29 है ना, ये आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्याख्या करता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अच्छा देखिए, इसी के साथ अपने सारे अनुच्छेद देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 28 में क्या होता है? अनुच्छेद 28 में राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होता है, यानी कि राज्य अपनी तरफ से किसी इस शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकता है, ठीक है। ये किसका है? ये है 28 का। 30 में देखिए अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 31 में क्या है? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है? ये अधिकार नहीं है, इसको क्या कर दिया गया है? इसको संशोधित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन। देखिए पहले क्या था? पहले जो संपत्ति का अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब ये क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 32, ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उसकी के लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? यानी कि ये जो आपका जो अस्पृश्यता है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कहाँ पर है? ये आपका अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। बहुत ही फेमस है, आपने बहुत न्यूज़पेपर भी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा। ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, ठीक है। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत इस आर्टिकल में आपका दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो अस्पृश्यता है, ये जो छुआछूत है, ये क्या है? ये गैर संवैधानिक है। अगर किसी को भी इस तरह की एक्टिविटीज करते देखा गया तो उसको एक अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार,
शहरी संपन्नता का विस्तार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताती है, जो आपकी भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि है, ये क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी, ग्रामीण गरीबी का विस्तार। देखिए इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे आपका गांव क्या है, गांव का जो प्रमुख व्यवसाय है वो सिर्फ कृषि होता है, ठीक है। इसके अलावा गांव में कोई रोजगार के बहुत अधिक साधन नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, गांव से बड़ी मात्रा में पलायन करते हैं शहरों की ओर। लेकिन शहरों में उनको रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन शहर में रहना, खाना और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो शहर में रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो शहर है उसके किनारे किनारे धीरे धीरे बस्तियां बनाने लगते हैं, और यही क्या धीरे धीरे चल के एक घर दो घर बनते बनते ये क्या बन जाते हैं, ये एक बस्ती का रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये किसको दिखाता है, ये जो ग्रामीण गरीबी का विस्तार है ये इसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत की है। आपसे पूछ रहा है जो बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या है ये किसने दी थी, पार्सन्स द्वारा, कार्ल मैनहीम द्वारा, गेल्स द्वारा या पीटर बर्जर द्वारा। तो ये किसने दी है, ये दी है आपकी ऑप्शन नंबर सी, गेल्स द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, गेल्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या, सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसके रेफरेंस में, बाल दुर्व्यवहार के रेफरेंस में, के संदर्भ में, ठीक है। देखिए सिर्फ सुनिए नहीं, वीडियो को या तो 2 से 3 बार रिपीट करके देखिएगा। एक बार अपने आपको ये तो करना ही है कि आपने एग्जाम से पहले एक बार इस प्लेलिस्ट को खोलकर पूरे वीडियो एक बार लाइन से देख लीजिएगा, और उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। देखिए आपको शॉर्ट नोट्स में पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है, बाल दुर्व्यवहार डैश सामाजिक नियंत्रण व्याख्या और उसके आगे डैश करके गेल्स, बस इतना बना लीजिए, ठीक है। एक वीडियो में के नोट्स आपके 1 पेज से ज्यादा के नहीं बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसारण, सांस्कृतिक आक्रमण, सांस्कृतिक विनिमय या संस्कृति का सामान्यीकरण। क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, देखिए ये प्रक्रिया कहलाती है आपका प्रसारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या, जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज में दूसरे समाज में फैलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 समाज है, ठीक है, एक अपना, एक पश्चिमी समाज समझ लीजिए और एक अपना समाज समझ लीजिए। तो क्या है कि वहाँ की कुछ चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली है और यहाँ की कुछ चीज़ें वहाँ के लोग भी अडॉप्ट धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको प्रसारण के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना द्वारा आपसे पूछ रहा है, जो भारत में महिलाओं के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में या 9वीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें हुआ है, ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखिए 6ठी पंचवर्षीय जो योजना है इसका ईयर याद रखिएगा, इसका ईयर है आपका 1980 से 1985, ठीक है। देखिए इसका जो प्रारंभ है वो रोलिंग प्लान, जो कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया था। देखिए आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान जो आपका था, रोलिंग एक्शन प्लान, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। याद रखिएगा क्या, रोलिंग प्लान, ठीक है। क्या था आपका, देखिए जो आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना है, 6th 5 ईयर प्लान तो जो था आपका, ठीक है, जो आपका 6th 5 ईयर प्लान था, ये आपका इसी में क्या आई थी आपकी, जो है वो रोलिंग एक्शन प्लान आया था, ठीक है, रोलिंग प्लान आया था। याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये किस सरकार द्वारा आया था, जनता पार्टी की सरकार द्वारा आया था। और देखिए ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था।
पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया और इसी योजना के अंतर्गत भारत में महिला के कल्याण के विकास उपागम में परिवर्तन किसमें हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सी इसका ऑप्शन है। इसमें बस क्या याद रखिएगा, इसका सन क्या है? 1980 से 1985। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हुई थी? रोलिंग प्लान। नेक्स्ट देखिए, परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है। जीजा साली में, देवर भाभी में, जीजा साला में या माता पुत्री में? तो ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, किसमें नहीं पाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, माता पुत्री। परिहास संबंधों का मतलब है कि वो संबंध जिसमें आप हंसी मजाक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2005 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? तो आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, ये वर्ष 2004 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें प्रारंभ की गई थी। देखिए, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश की पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आई थी? 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है, राम आहूजा ने, E.H. सदरलैंड ने, D.R. टैफ्ट ने या C.H. कूले ने? किसने किया है? देखिए, ये आपका किया है ऑप्शन नंबर ए, राम आहूजा ने। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए, किसके किसके रूप में? जो महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रकृति है उसको आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गीकरण किया? उसका राम आहूजा ने। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या प्रवर्तित निर्धनता? देखिए, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाकलाप बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण निर्धनता। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके साथ किया जाएगा? आपका पूर्ण निर्धन। देखिए, पूर्ण निर्धनता का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी से कंपेयर करना वो बहुत अलग की बात है। जो आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, आप इसी तरह की जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं आप अपनी और आपके परिवार की ये पूरी नहीं हो पाती। कि सापेक्षिक निर्धनता का मतलब क्या होता है कि आप खुद को किसी से कंपेयर करके खुद को गरीब या खुद को अमीर समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा या नियोग परंपरा? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवदासी परंपरा। देखिए, देवदासी जो परंपरा है ये हिंदू धर्म की एक प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर इस तरह की चीजों में ढकेल दिया जाता था। देवदासी प्रथा के अंतर्गत ऊंची जाति की महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवी देवताओं की सेवा करती थी और उस मंदिर में उपस्थित पंडितों पुजारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है? ए, द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा या डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक निर्भरता या इनमें से सभी? कौन सा है? तो देखिए, जो मादक द्रव्य व्यसन है इसके प्रमुख लक्षण आपका ए, बी और सी तीनों ही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना,
सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नव परिवर्तन या सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, देखिए ये जो सांस्कृतिक विलंबना है ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा दिया हुआ? ऑगबर्न के द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है ये आपका दिया है ऑगबर्न ने, और ये याद रखिएगा इन्होंने अपनी पुस्तक ऑगबर्न ने, ठीक है, ऑगबर्न, ये याद रखिएगा, ऑगबर्न, ठीक है, और ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, इसमें क्या दिया था? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। देखिए ऑगबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की पर चर्चा की है, भौतिक पक्ष और अभौतिक संस्कृति। ठीक है, और इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न इस पिछड़पन की स्थिति को ही ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से इंगित किया है। देखिए सांस्कृतिक विलंबना होता क्या है? ऑगबर्न ने ये कहा है कि क्या होता है, संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक, और इन दोनों संस्कृतियों के बीच में ही कुछ गैप उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक जो दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए था वो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, पिछड़ापन आ जाता है। इसी को ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से इंगित किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था या समाजीकरण। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? ए, पुनरावृत्ति उद्विकास सिद्धांत, समरेखी उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो ये क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन को अगर सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिए, अधिकाधिक तथा बारंबार, देखिए अगर पुनरावृत्ति होगी तो वो एक या दो बार होगी। ठीक है, समरेखी का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, प्रतिवर्ती का मतलब आपका है कि मतलब एक बार हुआ, एक बार, या कोई एक फिक्स पैटर्न का ना होना। लेकिन देखिए चक्रीय गति का मतलब है आपका, चक्रीय उद्विकास का, कि एक गोले के आकार में, ठीक है, यानी कि एक वृत्त के आकार का, मतलब कि राउंड उसमें हो रही है आपकी, यानी कि एक जो पॉइंट है इसी से होकर उसको बार बार मान लीजिए वो पॉइंट ये है, इसी से होकर उसको बार बार गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत। यानी कि चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। नेक्स्ट देखिए, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, बढ़ रही प्रतिष्ठा या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा है इसमें? देखिए उदग्र गतिशीलता से मतलब होता है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो आपका जो सामाजिक आपका प्रेस्टीज है, जो आपकी सोशल इमेज है, वो क्या हो रहा है, आपकी जो धाक है वो क्या है, बढ़ रही है या घट रही है। देखिए जब परिस्थिति या भूमिका में परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है तो इसे शीर्ष गतिशीलता कहते हैं। किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। इस प्रकार की परिस्थिति किसी प्रतिष्ठा को पाने या खोने का संकेत देती है। ठीक है, तो इसमें फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है या सामाजिक प्रतिष्ठा घटेगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा नव उद्विकासी विचारक है? हर्बर्ट स्पेंसर,
H.J. एस्मेन, एडोल्फ बॉस्टियन या बी गार्डन चिल्ड? कौन सा है इसमें? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी गार्डन चिल्ड। यानी कि बी गार्डन चिल्ड ने नव उद्विकासवादी विचार दिए हैं। ठीक है, देखिए ये जो सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं बी गार्डन चिल्ड, जूनियर स्टीवर्ट लेस्ली वाइट ने उद्विकासीय सिद्धांतों में 20वीं शताब्दी में संशोधन किए और उसे नव उद्विकासवादी सिद्धांत की संज्ञा दी थी। ठीक है, और स्वयं को नव उद्विकासवादी विचारक घोषित किया। देखिए इन लोग से पहले क्या थे, कौन कौन, किससे किससे, जैसे आपका चिल्ड हो गए, जूलियन स्टीवर्ट हो गए, लेस्ली वाइट हो गए, इनसे पहले आपके उद्विकासी सिद्धांत चल रहे थे 20वीं शताब्दी में। लेकिन इन तीनों ने मिलकर उस उद्विकासी सिद्धांतों में परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के बाद जो सिद्धांत आया उसको नव उद्विकासवादी सिद्धांत का नाम दिया और स्वयं को नव उद्विकासवादी विचारक के रूप में इन्होंने डिक्लेयर किया, घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? सामाजिक बुराई, सामाजिक अच्छाई, धार्मिक बुराई या आर्थिक संपन्नता? किस रूप में देखा जाता है? तो इसको देखा जाता है सामाजिक बुराई के रूप में। हालांकि ये सिर्फ किताबी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो दहेज प्रथा है आज भी मतलब समाज के इतना एडुकेटेड होने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आज ये है कि जो घर या जो भी वर पक्ष है वो जितना ज़्यादा संपन्न होगा कन्या पक्ष से उतना ज़्यादा ही वो दहेज के रूप में डिमांड कर सकता है। ठीक है, और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो वर पक्ष है वो डिमांड नहीं करे। कभी कभी क्या होता है, जो वधू पक्ष है वो भी अपनी दिखावे के लिए, अपनी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी अधिक से अधिक जो है इस तरह की चीज़ें दहेज देने की कोशिश करते हैं और दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है, हालांकि इसको आर्थिक संपन्नता के रूप में देखा जाता है जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है सामाजिक बुराई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, अ राजस्थान विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज या इंडियाज चेंजिंग विलेजेस? तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इनमें से आपसे क्या पूछा है? एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है, तो कौन सा है? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है। ये याद रखिएगा, ये किसने दिया था? देखिए मूल रूप से राजनीति विज्ञान में जो आपके श्यामाचरण दुबे हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की जो स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक है, और मानव विज्ञान और समाजशास्त्री जगत में प्रवेश किया था। भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों को गैर सरकारी स्तर पर मूल्यांकन करके इन्होंने भारत के बदलते हुए गांव यानी कि इंडियाज चेंजिंग विलेजेस नामक पुस्तक लिखी थी और इसी में इन्होंने नियोजित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया था। आपको ये याद रखना है कि इंडियाज चेंजिंग विलेज जो पुस्तक है ये किसकी है? ये है आपकी श्यामाचरण दुबे की। ठीक है, इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था? इन्होंने मध्य प्रदेश की एक जनजाति जिसका नाम है कमार, उसका अध्ययन किया था। ठीक है, बुक के ऑथर का नाम याद रखिएगा, श्यामाचरण दुबे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है या उपर्युक्त सभी? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, इससे क्या जो हमारी पल्स रेट है वो भी यानी कि जो हमारी धड़कन है, हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाती है। रक्तचाप यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ता है। जो मुंह में कैंसर होते हैं ये भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा 1 से 2 बार और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाकर रिवीजन करते रहिएगा। अभी हालांकि आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं, अभी तो एक आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके बाद आपको एक मेंस के लिए फीस डिपॉजिट करनी होगी, लेकिन जो आपका एग्जाम संभावित है ये नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में संभावित है। तो अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और एक सजेशन ये है कि इधर उधर भटकने से अच्छा है, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि आपकी जो बेसिक समझ है वो नहीं बन पा रही है,
तो आप सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th और 12th की, यानी कि जो समाजशास्त्र की एनसीईआरटी हैं, 2 क्लास 11th की और 2 क्लास 12th की, यानी कि टोटल 4 बुक्स वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत पतली छोटी छोटी बुक्स हैं जिनको आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग की डिमांड रहेगी, तो इस चैनल पर भी एनसीईआरटीज कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।